स्टूडेंट विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी के टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास तो आप लोग का चल ही रहा है, साथ ही साथ आज से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। आज हम लोग टॉप 15 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि गैरीसीन या छावनी नगर, गैरीसीन या छावनी नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है। मतलब जो छावनी नगर या गैरीसन नगर जो होता है वह क्या होता है और उनका प्रकार क्या होता है। देखिए, छावनी नगर बेसिकली होता है कि जहाँ पर सेना सेना की जो छोटी छोटी टुकड़ियों जो रहती है उसी को बोला जाता है छावनी नगर। तो हम लोग लिखेंगे गैरीसीन नगर को छावनी नगर भी कहा जाता है। यह जो गैरीसीन नगर है इसी को हम लोग छावनी नगर के नाम से भी जानते हैं। इन सैनिक छावनियों में रहती है, इन सैनिक छावनियों में सैनिक टुकड़ियां रहती है तथा उनके शास्त्रों के भंडारण होते हैं। मतलब यह जो छावनी नगर होता है इसमें सैनिक रहते रहते हैं तथा इनमें जो सैनिक का जो शस्त्र होता है, जैसे जो सैनिक का बंदूक हुआ, गोला हुआ, तोप हुआ, यह सब का वहां पर भंडारण होता है। भारत में अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि इत्यादि इसके उदाहरण है। भारत में जो अंबाला हुआ, जालंधर हुआ, महू हुआ, बबीना हुआ, उधमपुर हुआ, ये सब क्या है, ये सब छावनी नगर के उदाहरण है। तो आप लोग इस उदाहरण को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किन्हीं 4 छावनी प्रदेशों के नाम लिखे, तो आप लोग लिख सकते हैं। अभी जैसे अपना बिहार में एक दानापुर नाम है, दानापुर का नाम आप लोग सुने हुए हैं। दानापुर भी क्या है, एक छावनी है। इसके बाद लिखेंगे देश की सुरक्षा की दृष्टि से इन नगरों का महत्व है। मतलब देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह नगर जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनका कार्य सैनिकों सामान्य को रखना तथा सैनिकों को उपयुक्त वातावरण में सैन्य कार्य के लिए चुस्त दुरुस्त बनाए रखना होता है। इनका जो मेन काम होता है वो होता है कि सैनिकों को वातावरण वातावरण में सैन्य कार्य के लिए चुस्त दुरुस्त बनाए रखना। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क कृषि किसे कहते हैं। शुष्क कृषि जो होता है यह किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ये भी क्वेश्चन जो है आप 2 मार्क्स का है। तो हम लोग लिखेंगे शुष्क कृषि, शुष्क कृषि पद्धति उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। मतलब शुष्क कृषि की पद्धति उस क्षेत्र में अपनाई जाती है जहां पर वर्षा जो होता है वर्ष भर में 75 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा के अभाव में यहाँ ऐसी फसलें उपजाई जाती है जो शुष्कता को सहन कर सके। मतलब यहाँ पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसी फसल को उपजाया जाता है जो शुष्कता को सहन कर सकता है। अब चलिए देखते हैं वैसे कौन कौन से फसल होते हैं। जैसे में लिखेंगे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार इत्यादि। इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताओं को लिखे। जो भारत की जो कृषि है उन कृषि की 3 विशेषताओं को लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला में लिखेंगे भारत में गहन निर्वाह कृषि होती है। भारत में जो है वो कैसी कृषि होती है, गहन निर्वाह कृषि होती है। दूसरा लिखेंगे भारत में वर्ष में 3 मौसमी फसलें उपजाई जाती है। इसका मतलब हुआ कि भारत में जो है वर्ष भर में 3 प्रकार के मौसमी फसलें को उपजाई जाती है। पहला हुआ खरीफ फसल, दूसरा हुआ रबी फसल और तीसरा हुआ जायद फसल। उसके बाद हम लोग तीसरा लिखेंगे। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि रबी फसल को कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, और खरीफ फसल को कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि रबी फसल और खरीफ फसल से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तीसरा लिखेंगे भारतीय कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। जो भारत की जो कृषि है वो मेनली जो है पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होती है। यह भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है। कितना नंबर का पूछता है, 2 मार्क्स का पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है सुएज नहर के महत्व का वर्णन करें। देखिए
पनामा नहर और सुएज नहर, इस दोनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन में क्या है, सुएज नहर, सुएज नहर के महत्व का वर्णन करना है, तो हम लोग लिखेंगे सुएज नहर मिस्र में उत्तर के पोस्ट सहित एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। इसका मतलब हुआ जो सुएज नहर जो है वो मिस्र में उत्तर में पोस्ट सहित एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज के मध्य सुएज नहर जो होता है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रदेश मार्ग प्रदान करने के लिए किया गया था। मतलब सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी को यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करने के लिए किया गया था। यह नहर 160 किलोमीटर लंबी है। यह नहर 160 किलोमीटर लंबी है तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। मतलब यह जो सुएज नहर जो है 160 किलोमीटर लंबी है तथा 11 से 15 किलोमीटर गहरी है, जिससे प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस रास्ते से प्रतिदिन 100 से अधिक जहाजों का आवागमन होता है। इसको पार करने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। मतलब सुएज नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इसके बनने से पहले यूरोप और एशिया के बीच कच्चा माल तथा तैयार माल का यातायात उत्माशा अतरूप होकर होता था। यह पूरे अफ्रीका से घूमकर यहाँ पर जो है यह उत्माशा है, क्या है, उत्माशा अंतरीप होकर होता था। यह पूरे अफ्रीका से घूमकर जाता था, जिसमें समय और खर्च अधिक लगता था। इसका मतलब हुआ कि जब सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तब यूरोप और एशिया के बीच जो कच्चा माल तथा तैयार माल का जो आवागमन जो होता था वो उत्माशा अतरीप से होकर होता था। यह पूरे अफ्रीका से घूमकर जाता था, जिसमें समय और पैसा अधिक लगता था। लेकिन सुएज नहर के मार्ग ने समय और खर्च को काफी कम कर दिया। परंतु जब से सुएज नहर का निर्माण हो गया है तब से समय और खर्च दोनों क्या होता है, कम लगता है। यही हम लोग लिखेंगे। यह क्वेश्चन कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछ देता है और कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछता है। तो आप लोग इसमें एक चीज याद रखिएगा कि सुएज नहर जो होता है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत 1869 ईस्वी में हुई है। तो इसको आप लोगों को भूलना नहीं है। सब चीज भूल जाइए लेकिन इस दोनों पॉइंट को नहीं भूलिएगा। सुएज नहर जो होता है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। यह नहर जो है 160 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 मीटर गहरी है। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कृषि घनत्व क्या है। कृषि घनत्व जो होता है वो क्या है, तो हम लोग लिखेंगे प्रति वर्ग मील या वर्ग किलोमीटर कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या को कृषि घनत्व कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब हर 1 किलोमीटर पर कितने कृषि क्षेत्र से जुड़े जितने लोग होते हैं उसी को बोला जाता है कृषि घनत्व। अर्थात कृषि में लगी जनसंख्या और कुल जनसंख्या क्षेत्र के अनुपात को कृषि घनत्व कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कृषि घनत्व बराबर कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कृषि क्षेत्र। तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। यह कृषि घनत्व का क्या होता है, फॉर्मूला होता है कृषि घनत्व बराबर कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कृषि क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जल परिवहन के क्या लाभ है। जल परिवहन जो होता है वो क्या लाभ है। अब परिवहन, यहाँ परिवहन का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो साधन होता है उसी को बोला जाता है परिवहन। परिवहन के बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे सड़क परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है, पाइपलाइन परिवहन होता है। लेकिन आप लोगों से यहाँ से क्या पूछा है, जल परिवहन पूछा है। जल परिवहन के क्या लाभ है, तो हम लोग लिखेंगे जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। जैसे जो सड़क परिवहन होता है, सड़क परिवहन के लिए सबसे पहले रोड बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सागर
या महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए नहीं करना पड़ता है। जो सागर हुआ या कोई महासागर हुआ वो एक दूसरे से अपने आप जुड़े रहते हैं। इसके रख रखाव पर बहुत कम खर्च पड़ता है। मतलब जल परिवहन में जो रख रखाव का जो खर्च होता है वो अन्य परिवहन के मुकाबले बहुत कम होता है। केवल दोनों छोरों पर पतन बनाने और उनके रख रखाव की आवश्यकता होती है। जो जल परिवहन होता है, जल परिवहन में जहाँ से स्टार्टिंग होता है, मतलब हम लोग जैसे मुंबई बंदरगाह से चले और हम लोग को यूरोप जाना है, तो हम लोग को केवल इसमें जो खर्च आता है वो मुंबई बंदरगाह बनाने में खर्च, और जहाँ पर हमको जाना है केवल इसी दोनों के बीच में खर्च होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत कम होती है। जल परिवहन की जो ऊर्जा लागत होती है वह बहुत ही कम होती है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है। जल परिवहन जो होता है अन्य परिवहन के मुकाबले बहुत सस्ता होता है। अतः लंबी दूरी तक भारी माल को ढोने के लिए यह बहुत लाभदायक होता है। अगर हम लोगों को कोई बहुत भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो उसके लिए जो सबसे लाभदायक होता है वो जल परिवहन होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछता है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है, तो परिवहन का जो सबसे सस्ता साधन होता है वो कौन होता है? जल परिवहन होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। रोपण कृषि, रोपण कृषि का मतलब क्या हुआ कि वैसे कृषि जिसको रोपा जाता है, वैसे 4 फसलों के नाम लिखा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे रोपण कृषि की 4 फसलें निम्नलिखित है। पहला क्या हुआ? चाय, कॉफी, कोको और रबर। इसको याद रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, चाय किस प्रकार की कृषि है? चाय किस प्रकार की कृषि है? और ऑप्शन में दे देगा रोपण। 4 गो ऑप्शन दे देगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? 8 नंबर क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? तो हम लोग लिखेंगे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। हम लोग क्या लिखेंगे? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीपियों से गुजरते हुए इसके दोनों छोर को जोड़ती है। इसका मतलब हुआ कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो होता है वो पूरे महाद्वीपियों से गुजरते हुए एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का कार्य करती है। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका जो निर्माण होता है आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दशाओं में लंबी यात्रा को सुविधा और आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है। पार महाद्वीपीय साइबेरियन मार्ग पर, पार महाद्वीपीय साइबेरियन मार्ग, पार कैनेडियन मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग इत्यादि इसके उदाहरण है। अब यहाँ से आप लोग के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पार महाद्वीपीय के कुछ उदाहरण बताए, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण होगा साइबेरियन मार्ग, पार कैनेडियन मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये सब इसके उदाहरण है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखे। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर एक हम लोग का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे भारत के महानगरों के बीच समय और दूरी को कम करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परम राजमार्ग का निर्माण किया गया है। मतलब भारत के महानगरों के बीच समय और दूरी को कम करने के लिए, मतलब कम समय में जल्दी पहुंचने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इसमें 6 गलियों वाले राजमार्ग द्वारा कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ा गया है। इसका मतलब हुआ कि 6 लेन वाले एनएच को कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ा गया है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा तथा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्वी पश्चिम गलियारा इसी परियोजना का अंग है। इसका मतलब हुआ कि जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर पश्चिम गलियारा तथा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला पूर्वी पश्चिमी गलियारा इसी परियोजना का अंग है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखे। इसका मतलब हुआ कि गुजरात में
सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ कहाँ है? इसका सीधा मतलब समझिए कि गुजरात में सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ कहाँ है, उसका 4 गो केंद्र का नाम लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे गुजरात भारत का दूसरे सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक राज्य है। मतलब गुजरात जो है पूरे भारत में दूसरा नंबर पर आता है जो सबसे ज्यादा वस्त्र उत्पादन करता है। इसमें देखिए अहमदाबाद सूती वस्त्र की राजधानी है। इस नगर में 72 मिल है। मतलब पूरे गुजरात में जो सूती वस्त्र का जो मिल है वो 72 मिल है। अन्य महत्वपूर्ण केंद्र बड़ोदरा, सूरत, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट तथा भरूच है। मतलब गुजरात जो अहमदाबाद है वो सूती वस्त्रों की राजधानी है और पूरे गुजरात में 72 केंद्र है। इसके अन्य जो केंद्र है वो बड़ोदरा में है, सूरत में है, भावनगर में है, पोरबंदर में है, राजकोट में है तथा भरूच में है। अगला क्वेश्चन है संचार से आप क्या समझते हैं? संचार क्या होता है? संचार होता है कि एक स्थान से जो हम लोग का जो समाचार होता है या कोई भी संदेश होता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाना होता है उसी को बोला जाता है संचार बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों, विचारों और दर्शन को भेजने की व्यवस्था को संचार कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों तथा विचारों और दर्शनों को भेजने की जो व्यवस्था जो होता है उसी को संचार कहते हैं। जैसे अभी कुछ जो भारत सरकार कुछ भी निर्णय दिल्ली के संसद भवन में लेती है, हम लोग के पास कैसे पहुंचता है? संचार के माध्यम से पहुंचता है। तो संचार यही होता है। आगे लिखेंगे कि संचार का जाल एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं भेजता है या प्राप्त करता है। जो संचार का जो जाल होता है वो एक जगह से दूसरे स्थान तक सूचनाएं भेजने या प्राप्त करता है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज जो एक जगह से दूसरे जगह करते हैं वो भी एक तरह का क्या है? संचार है। इसके 3 रूप होते हैं। पहला रूप क्या होता है? पहला भौतिक रूप होता है, जैसे डाक सेवाएं। जो डाक सेवाएं के माध्यम से जो हम लोग का जो पत्र आता है या हम लोग जो आधार कार्ड बनवाते हैं वो आधार कार्ड आता है, पैन कार्ड बनवाते हैं वो पैन कार्ड आता है, यह सब इसका भौतिक रूप है। दूसरा होता है तार द्वारा मतलब केबल द्वारा। जैसे टेलीफोन का जो टावर होता है, जो टीवी का केबल होता है, यह सब क्या होता है? यह सब तार द्वारा संचार का माध्यम होता है। जैसे हम लिखेंगे टेलीग्राफ और टेलीफोन। तीसरा होता है वायु तरंग जैसे जो हम लोग सिग्नल जो मिलाते हैं, टीवी का जो सिग्नल मिलाते हैं, रेडियो का सिग्नल मिलाते हैं, ये सब क्या होता है? ये सब वायु द्वारा होता है। तो इसमें लिखेंगे जैसे रेडियो और टेलीविजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग का विवरण दीजिए। मतलब भारत का जो राष्ट्रीय जल मार्ग है उस जल मार्ग के बारे में बताना है। हम लोग लिखेंगे भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए 1986 ईस्वी में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। मतलब भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है उसके विकास के लिए 1986 ईस्वी में एक प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इस प्राधिकरण ने 3 अंतःस्थलीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। जो 1986 में जो प्राधिकरण स्थापित किया गया था उसने भारत के 3 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया। कौन कौन था? यह है, पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। पहला कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है और इसकी जो लंबाई है 1620 किलोमीटर है। यह जलमार्ग भारत का सर्व प्रमुख जलमार्ग है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। यह हल्दिया से फरक्का और पटना होते हुए इलाहाबाद तक जाता है। मतलब इसका हुआ कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो हल्दिया से स्टार्ट होता है। हल्दिया से कहाँ जाता है? फरक्का जाता है। फरक्का से पटना आता है और पटना होते हुए इलाहाबाद तक जाता है। अब क्या है? अब है दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबा है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है जो सदिया से धुबरी तक जाती है, इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। यह जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। इस जलमार्ग का प्रयोग भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करते हैं। इस जलमार्ग का जो प्रयोग होता है भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करते हैं। और तीसरा क्या है? चलिए तीसरा देखते हैं।
तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है वो कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक। इसकी कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। यह जलमार्ग पश्चिमी तट नगर, यह जो जलमार्ग है पश्चिमी तट नगर, चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरों पर विस्तृत है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो हल्दिया से धुबरी तक है, हल्दिया से धुबरी तक है। दूसरी है सदिया से धुबरी तक। तीसरी जो है वो कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम लिखे। भारत में जो मध्यकालीन वाला जो शहर है उसी शहर में से 4 को कोई शहर का नाम लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे भारत के 4 मध्यकालीन शहर इस प्रकार है। पहला दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ और आगरा। क्या क्या था? दिल्ली है, हैदराबाद है, लखनऊ है और आगरा है। यह इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि केवल दे देगा कि भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम लिखे। कभी दे देगा कि भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादन केंद्र के नाम लिखे। हो सकता है पूछेगा कि भारत के 4 तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र के नाम लिखिए। भारत के 4 प्रमुख बिजली उत्पादन क्षेत्र के नाम लिखिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी का जो क्वेश्चन होगा वो हम अगले क्लास में कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 स्तंभ के नाम लिखे। मानव विकास के 4 स्तंभ के नाम लिखे। तो मानव विकास के हम लोग लिखेंगे मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ या घटक है। पहला क्या होता है? समता। दूसरा होता है सतत पोषणीयता। तीसरा होता है उत्पादकता और चौथा होता है सशक्तिकरण। अगर ये 2 मार्क्स में पूछा तो केवल इन चारों का नाम लिखकर छोड़ देना है। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा तो समता क्या होता है, सतत पोषणीयता क्या होता है, उत्पादकता क्या होता है और सशक्तिकरण क्या होता है, इसका भी परिभाषा लिखना होगा। जो भी स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं इन चारों का परिभाषा हम लिखाए हुए हैं, तो वे स्टूडेंट लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख करें। डेन्यूब जलमार्ग, तो हम लोग लिखेंगे डेन्यूब जलमार्ग मध्य यूरोप का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। डेन्यूब जलमार्ग जो है यूरोप का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। यह नदी आल्प्स पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा रोमानिया से बहती हुई काला सागर में गिरती है। याद रखिएगा जो डेन्यूब जलमार्ग है वो मध्य यूरोप का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। यह आल्प्स पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह आल्प्स पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर, आल्प्स पर्वत से निकलने के बाद कहाँ जाती है? पूरब की ओर जाती है। और उसके बाद सबसे पहले ऑस्ट्रिया जाती है, ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी जाती है, हंगरी के बाद कहाँ जाती है? रोमानिया जाती है और रोमानिया से होती हुई यह काला सागर में जाकर गिर जाती है। आपके ऑब्जेक्टिव में यह भी क्वेश्चन पूछता है कि डेन्यूब जलमार्ग कहाँ पर जाकर गिरती है। तो डेन्यूब जलमार्ग कहाँ पर गिरती है? डेन्यूब जलमार्ग जो होता है वो काला सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पर गिरती है? काला सागर में गिरती है। इसके बाद लिखेंगे इस नदी को नहर द्वारा राइन से मिलाया गया है। यह जो जलमार्ग है इसको नहर के द्वारा राइन से मिलाया गया है। उसके बाद लिखेंगे मध्य यूरोप के देशों के आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब मध्य यूरोप के में जितने भी देश आते हैं उन सभी देशों के आर्थिक विकास में इस जलमार्ग का बहुत ही बड़ा योगदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चल अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग प्लीज क्लास को देखकर जाइए, नहीं इसको थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए। हम लोग को थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि आगे आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। अब सबसे पहले जन्म दर क्या होता है? जन्म दर का मतलब होता है कि 1000 व्यक्तियों पर जीवित मतलब जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। या और मृत्यु दर क्या होता है? मृत्यु दर का मतलब होता है 1 वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मृत्यु दर
कहा जाता है? तो हम लोग लिखेंगे प्रति वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है तथा प्रति एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार जन्म दर 26.1% तथा मृत्यु दर 8.7% थी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एक लाइन का आंसर है और ये एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। अब औद्योगिक का मतलब क्या होता है? औद्योगिक का मतलब होता है कि वैसा प्रदेश जहां पर उद्योग से रिलेटेड हो, वैसा शहर जो उद्योग से रिलेटेड हो, वैसे 4 शहरों का नाम लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित है। एक नहीं है, दो नहीं है, बहुतों है। हम लोग को क्वेश्चन में कितना बोला है? क्वेश्चन में बोला है केवल 4 का नाम लिखने के लिए। तो पहला लिखेंगे मुंबई पुणे प्रदेश, पहला क्या हो जाएगा? मुंबई पुणे प्रदेश। दूसरा हो जाएगा गुगली प्रदेश, ये सॉरी ये गुगली नहीं होगा, यहाँ पर हुगली होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। क्या होगा? हुगली प्रदेश। तीसरा होगा गुजरात प्रदेश, तीसरा क्या होगा? गुजरात प्रदेश। और चौथा क्या होगा? चौथा होगा छोटा नागपुर प्रदेश। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि छोटा नागपुर भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, पीछे जो हमने क्वेश्चन कराया था वो था गुजरात के बारे में। कहाँ का था? गुजरात के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? महाराष्ट्र पूछ रहा है। तो इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हम लोग लिखेंगे महाराष्ट्र के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र निम्नलिखित है। पहला क्या हुआ? सोलापुर, दूसरा हुआ कोल्हापुर, तीसरा हुआ नागपुर और चौथा हुआ जलगांव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को लिखे। भूमध्य सागरीय कृषि जो होता है इसका क्या महत्व है, इसी महत्व को लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे भूमध्य सागरीय कृषि अत्यधिक विशिष्ट व्यवसायिक कृषि है। भूमध्य सागरीय कृषि जो होती है वो अत्यंत विशिष्ट व्यवसायिक कृषि होती है। इसका मतलब हुआ कि भूमध्य सागरीय कृषि जो होता है वो पूरी तरह से व्यवसायिक कृषि होता है। इसका इस कृषि का करना केवल और केवल व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। इसके महत्व को नीचे जो बिंदु जो दिया गया है इसके द्वारा समझा जा सकता है। पहला बिंदु क्या है? इसमें लिखेंगे यह अति विशेष प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, मतलब यह एक विशेष प्रकार की वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक कृषि है। दूसरा लिखेंगे अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। जो अंगूर की जी खेती होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता को बताती है। आगे क्या लिखेंगे? इसका तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर की मदिरा और निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। जो भूमध्य सागरीय कृषि में जो अंगूर की जो खेती होती है उसमें जो अच्छा क्वालिटी का जो अंगूर होता है उसका उपयोग मदिरा बनाने के रूप में किया जाता है, और जो निम्न श्रेणी के जो अंगूर होता है उस अंगूर को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? अंजीर एवं जैतून यहाँ उत्पन्न होती है। अब अंजीर जो होता है ड्राई फ्रूट होता है, अंजीर एवं जैतून की खेती जो होती है जो कहाँ पर पाई जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि में पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है कि अंजीर की खेती किस कृषि से संबंधित है? तो हम लोग लिखेंगे भूमध्य सागरीय कृषि। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आता है कि अंगूर की खेती किस प्रकार की कृषि से संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। आप लोग याद रखिएगा भूमध्य सागरीय कृषि में 3 प्रकार के कृषि होती है। पहला होता है अंगूर की खेती, दूसरा होता है अंजीर की खेती और तीसरा होता है जैतून। चौथा क्या लिखेंगे? चौथा लिखेंगे जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र से पूर्ति होती है। जब यूरोप और अमेरिका में फलों तथा सब्जियों की मांग जब अधिक होती है तो उसकी जो पूर्ति होती है वो भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र से ही पूर्ति की जाती है। इसी के साथ हम लोग का आज का क्लास समाप्त हुआ। आप लोगों को क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम लोग अब अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।